तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे आजकल के सबसे बड़े इशू का, जो कि महंगाई का मामला है। हाई महंगाई अवाम ने इतनी दुहाई दी है कि ये महंगाई का जो सारा मामला है ये हुकूमत के सर पे चढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस लिया। आज काबीना इजलास में खूब इस पे गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक महंगाई के हवाले से स्पेशल इजलास भी बुला रखा था। जो विफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें वुज़रा एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। शेख रशीद साहब तो खूब फट पड़े। उन्होंने कहा कि जी जो दवाएं आपने महंगी कर दी हैं, जो आटा आपने महंगा कर दिया है, तो हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें कोसते हैं, लोग हमें आवाज़ें निकालते हैं, हम पे आवाज़ें कसते हैं और हमें कोसते हैं। मुराद सईद ने कहा कि जी बिजली और गैस महंगी करने के जिम्मेदार वुज़रा हैं और उन्होंने इशारा किया काबीना में बैठे चंद वुज़रा की तरफ। इसके बाद जो एक इजलास हुआ महंगाई के हवाले से, वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई। लेकिन उसमें से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बड़ी मिनिमल सी हैं, वो बड़ी रूटीन की चीज़ें हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया है, वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन करने के अहकामात जारी कर दिए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है कि अब महंगाई मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये सब पुरानी बातें। क्या इन बातों से वाकई मुल्क में मौजूद महंगाई खत्म हो जाएगी? वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस तो ले लिया, महंगाई कम होगी या बढ़ जाएगी? और वज़ीर-ए-आज़म ने वार्निंग दे दी है माफियाज को कि अब कोई भी बचेगा नहीं। तो वज़ीर-ए-आज़म के इस वार्निंग के बाद क्या माफिया वाकई डर जाएगा या पहले की तरह डट के ही खड़ा रहेगा कप्तान के सामने? क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सकेंगे? क्योंकि अवाम इस वक्त शदीद तंग है महंगाई के हाथों, और यही वो एक्सक्यूज़ है जिसको बुनियाद बना के अपोजिशन आजकल जलसे करने जा रही है PDM की तहरीक के प्लेटफॉर्म से, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में कोरोना बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज अपोजिशन ने हुकूमत को कोरोना वायरस से तशबीह दे दी। अपोजिशन ने कह दिया कि जी हुकूमत जो है कोविड-18 है, यानी कि 2018 में जीती थी तो 2018 का वायरस है जो कि इस कौम को लाहक हो गया है। जबकि हुकूमत अपोजिशन से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, मुतालबा कर रही है कि जल्द से अपने मनसूख कर दें, मुलतवी कर दें। तो इन्हीं मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे अवाम के लिए कि क्या वाकई महंगाई कम हो सकती है। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में चीफ विप हैं मलिक आमिर डोगर साहब, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, वहाँ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पॉलिसी साजों में से एक हैं राना तनवीर हुसैन साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात, किसी ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा होते थे, डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब। राना साहब और मलिक आमिर डोगर साहब, आप दोनों की इजाज़त से डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब से ज़रा पहले सवाल कर लूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है? आप रोजाना की बुनियाद पे ग्राफ्स देते हैं, आप फिगर्स लेके आते हैं, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने माफिया को एक वार्निंग दे दी है, धमकी दे दी है कि अब बचेगा नहीं कोई माफिया में से। देखिए गरीदा, मैं तो हैरान रह गया। टमाटर जो है वो आज इस्लामाबाद में कोई 200 रुपए किलो मिल रहा था, प्याज 80 रुपए, और तंदूर में रोटियां जो सादा रोटी है वो उन्होंने 10 रुपए से बढ़ा के 12 रुपए कर दी। अब एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो रोटी और प्याज से गुजारा कर रही है। अब रोटी अगर 12 रुपए की है, प्याज 80 रुपए किलो है, तो मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की जो एटलीस्ट 9 से 10 करोड़ आबादी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है, वो इस वक्त गुजारा कैसे कर रही है। तो अब दूसरी बात ये है सर, रोटी भी नहीं मिल रही ना। रोटी एक तो आपने कहा 10-12 की, बहुत इलाकों में 15 की नान के बराबर हो गई है, और फिर आटा जिस कीमत पे मिल रहा है 1000, 1200, 1300, 1500 रुपए तक का। अब मुझे याद है पिछले 20 सालों में एटलीस्ट मेरी बीवी ने मुझसे आटे की कीमत का जिक्र नहीं किया। अच्छा। कल वो गई हैं और उन्होंने आके बताया कि वो 85 रुपए किलो चक्की का आटा लेके आई हैं,
तो आप सोचिए कि 15-20 साल में उन्होंने जिक्र नहीं किया, और अब मुझे पता चला कि 85 रुपए किलो। ये आटा 45 रुपए किलो था चक्की का आज से 2 साल पहले। अब गरीदा जो बीमारी, जिस बीमारी का आप जिक्र कर रही हैं, महंगाई की बीमारी और बेरोजगारी की बीमारी, ये बीमारियां हैं गरीब पाकिस्तानियों की। ये बीमारियां वज़रा को नहीं लगती, ये बीमारियां हुकूमत में बैठे हुए लोगों को नहीं लगती, और ये बीमारी किसी ऑपोजिशन वाले को भी नहीं लगती। आप देख लीजिए कि ना तो ऑपोजिशन इसकी बात कर रही है, ना इसका सोल्यूशन कोई हुकूमती वज़रा आके हमें बताते हैं, बजाय इसके कि वो हमें रोजाना आके चार्ट्स दिखाएं कि ऑपोजिशन में किस किस शख्स ने कितनी कितनी बेईमानी की है और बैंक अकाउंट्स खोले हैं और करप्शन की है। वो हमें रोज के रोज चार्ट दिखाने चाहिए उनको कि किस तेजी से हम आटे की कीमत को नीचे लाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपोजिशन का भी पूरा का पूरा फोकस जो है वो सर, आज वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया ना, आज वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया, और जो हुकूमत रोज के रोज वो चार्ट दिखाती है करप्शन के, पुराने जमानों में लूट मार के, चोरी के, डाके के, तो हुकूमत का बयानिया ये है ना कि जी पुराने जमाने की चोरी लूट मार की वजह से आज महंगाई हो गई है। नहीं, मैं गरीदा समझ नहीं पाया हूँ, 2 साल से 2 साल होने लगे इस हुकूमत को। अगर PMLN ने कोई कर्जे ले लिए थे तो उसका चीनी की कीमत से क्या ताल्लुक बनता है? चीनी की कीमत तो चल रही थी 55 रुपए, ये आज 115 रुपए इसकी कीमत क्यों हो गई? आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है। अगर पिछले 24 महीनों में आप गिनने चलें तो 11 कैबिनेट की मीटिंग्स हुई हैं सिर्फ महंगाई के ऊपर, और 11 दफा मुख्तलिफ चीजों का नोटिस लिया गया है। जैसे ही बिजली का नोटिस लिया जाता है तो महंगी हो जाती है, 100% उसमें इजाफा होता है। जैसे ही चीनी का नोटिस लिया जाता है 10-15 रुपए किलो वो। तो अब तो लोग बाजार में ये कह रहे हैं कि खुदाया हुकूमत जो है वो नमक का कहीं नोटिस ना ले ले, क्योंकि उसकी कीमत अभी तक नहीं बढ़ी। हाँ, डॉक्टर फारूक सलीम बात कर रहे हैं अपोजिशन के किरदार के हवाले से भी कि अपोजिशन भी अवाम के मामलात को लेके उस तरह से बात नहीं कर रही महंगाई पे जिस तरह करनी चाहिए। राना तनवीर साहब, इसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। इधर मैं डॉक्टर साहब की मैंने बात सुनी है, मैं मशकूर हूँ, उन्होंने थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया है, लेकिन उन्होंने इसमें कोई शक नहीं बताया ये एक ना अपोजिशन को बीमारी लगती है ना ये हुकूमत को लगती है, बल्कि किसी एलीट क्लास को या जो अमीर लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के से ऊपर हैं उनको ये बीमारी नहीं लगती। शायद डॉक्टर साहब को भी ना लगती हो। तो मैं अर्ज करूंगा कि ये जो सिलसिला बना है ये टोटल का टोटल, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर चोरी हुई है, करप्शन हुई है, डाका डाला गया है, तो उससे इन चीज़ों का क्या तल्लुक है कि क्या टमाटर की कीमत उससे बढ़ गई है, क्या प्याज की कीमत बढ़ गई है। असल में इनकी जो पॉलिसीज हैं, जो मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 2 साल से जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ये वीट की, किस अंदाज से कर रहे हैं, किस बेहूदा तरीके से, और मैनेजमेंट इतनी पुअर है कि उसकी वजह से ये क्राइसिस आया। इस दफ़ा इन्होंने ये किया है कि जो फ्लोर मेला ले थे उनको खरीदने नहीं दी प्राइवेट मार्केट से, प्राइवेट तौर पे। पहले वो ले लेते थे और उससे वो अपनी कुछ कोटा लेते थे, कुछ पिसाई करते थे, मिला के अपनी गंदम को। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हुकूमत कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी रिलीज नहीं की इस दफा गंदम टाइम पे, वो 15-16 को रिलीज कर रहे हैं, जिसके बाद गंदम का, आटे का बहरान, कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। नहीं, देखें, ये बात करना फिर वही बात आ गई ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट भी इस तरीके से कर रहे हैं। मैं अगेन कहता हूँ कि कोई सुन रहे हैं, आमिर साहब भी सुन रहे हैं और डॉक्टर साहब ज्यादा इस पे शायद इस पे फोकस करें कि जो मैनेजमेंट है, अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट उस वक्त करते हैं जब यहाँ पे दुहाई पड़ जाती है। ठीक। और वो गंदम जो इधर थी उसकी ये 144 बोरी ये दे रहे हैं इसको, ये सिंध का कहते हैं, और रिलीज नहीं किया, ये 144 बोरी पर फ्लावर मिल को दे रहे हैं। वो 144 बोरी तो 3-4 गेट में पिसाई कर लेते हैं। ठीक। तो मेरे कहने का मकसद है कि वाकई इससे मैंने हल नहीं होगा, ये सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। उससे अगर देखें फ्रूट जो है या टमाटर जो है वो पेरिशेबल है, अगर ये सप्लाई ज्यादा होगी तो उसको कोई होल्डिंग नहीं कर सकता, ना उसमें माफिया का तल्लक है, ना मैंने गोदाम में 15 दिन रख लेने हैं वो। तो ये किस तरह की बात करते हैं? कहने का मकसद मेरा ये है कि 100% इनकी नाइली है। नोटिस आपने कहते हैं आपने लिया, आप देख लेते हैं क्या करते हैं, कौन सा माफिया है इसमें। टमाटर में कौन सा माफिया है? चीनी में तो माफिया हुआ, इनके अपने बंदे माफिया में हैं सारे, उसको पकड़ा नहीं।
लेकिन ये प्याज में कौन सा माफी है? आटा में किस तरह जब आप सप्लाई करते हैं, आप दें ना उनको कि जी ये 500 बोरी है या 1000 बोरी है, आप इसको पुसाई करके दे, वो देंगे। और जिस रेट पे आप दे रहे हैं, आपने ली 1400 पे और दे रहे हैं आप 1600 पे, और बाजार में 2400 पे बिक रही है, जिन्होंने कुछ थोड़ी बात ही बचा के या चोरी छुपे छुपाई हुई है। जब 24 से मैं लूंगा 2400 से गंदम, सुनने वाली बात है। जब मैं आटा फिर किस तरह बाहर सस्ता दे सकता हूँ? तो ये जो यूक्रेन से मंगवाते हैं तो उस वक्त पहुंचता है जब मार्केट में कोई चीज नहीं मिलती, वो पता नहीं किधर चली जाती है। गंदम जैसा ऊंट के मुंह में जीरा होता है। फिर भाई अगर आपने मंगवानी है तो इस तरह का ऑर्डर प्लेस करें। अभी कमेटी बनी है कि रशिया में वो प्राइस पे नेगोशिएट करेंगे। यार यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, आप प्राइस पे नेगोशिएट कर रहे हैं। 2 महीने और गुजर जाएंगे। अभी तो देखें जनवरी फरवरी में जो बड़ा क्राइसिस होता है, मतलब शॉर्टेज आ जाती है गंदम की, क्योंकि वो एंड होता है जो मार्केट में आते हैं अप्रैल में या मई में, तो उससे पहले जो आएगा वो बिल्कुल यहाँ पे आप सफाई हो जाएगी। ठीक है राणा साहब, आप बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। इन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले 11 दफा इन्होंने नोटिस लिया है और ये रोज बढ़ के हम सुनते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। यार पिन पॉइंट तो कर दें। एक बंदा, जब आपने कोई इंक्वायरी करवाई, आपके पास रिपोर्ट आई, वो सदखाने में चली गई क्योंकि आपके बंदों का अपने नाम सामने आया। राणा साहब आपको इंटरप्ट करूंगी, यहाँ पे चीज पे इन्होंने अभी तक किसी पे एक्शन लिया है? मुझे बताएं ना। ठीक, ये सवाल करते हैं, नहीं होता ये सवाल मलिक आमिर डोगर साहब से करते हैं। राणा साहब, मलिक आमिर डोगर साहब से ये सवाल करते हैं। मलिक साहब, आप बड़ी तसल्ली से तहम्मुल से सुन रहे हैं। महंगाई, शदीद महंगाई है जी, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन ये मसनून आप भी मुल्तान में बाहर निकलते हैं, लोग कोसते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि इससे तो हर आदमी मुतासिर है, वो अपोजिशन में है या गवर्नमेंट में है, पार्लियामेंट का मेंबर है या आम आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। महंगाई है, मसनूई महंगाई है और हुकूमत हरकत में आ गई है, आई हुई है। आज भी नहीं, हुकूमत महंगाई होने के बाद हरकत में क्यों आती है? नहीं, कई दिनों से, आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो 5-6 घंटे कैबिनेट का इजलास चला, उसमें तकरीबन 3-3.5 घंटे इसी पर बात हुई है। वुज़रा ने भी, जो अवाम के नुमाइंदे, उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है। और मैं ये समझता हूँ इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और ज़िलाई हुकूमतें नाकाम हुई हैं इस महंगाई के इस तूफान को रोकने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह से हुकूमत जिम्मेदार है ना, नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हम वोट लेकर आए हैं, लेकिन हम पूरा अज़्म भी है, हम कोई भाग तो नहीं रहे, हम करेंगे इस तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। और नहीं, अपोजिशन तो देखें, ये एक लंबी बात हो जाएगी। एक निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें पीछे से मिली हैं, एक मैकेनिज्म है, वो एक लंबी बात है। लेकिन आज हम जिम्मेदार हैं, आज हम जिम्मेदार हैं क्योंकि वोट हमने लिया, अवाम को रिलीफ हमने देना है, सस्ता आटा हमने अवाम के दरवाजे तक पहुंचाना है, सब्जियों की कीमतों को हमने कंट्रोल करना है, चीनी को हमने कंट्रोल करना है। चीनी और आटा और चीनी ये माफिया, ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं कि ज़राई मुल्क होते हुए 85 रुपये किलो, ठीक कह रहे हैं, आटा मिल रहा है। हम खुद भी मुतासिर हैं। हम बार बार पार्लिमानी पार्टी में भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, हर शख्स को अदरा कर, प्राइम मिनिस्टर आपको क्या ख्याल है कि वो सुकून से सो रहे हैं? नहीं, उनको खुद पता है। जाहिर है आप सब लोग अवाम के वोट लेके आए हैं, तो आप 2 सालों में सिर्फ हमको, हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा सिर्फ एक इल्जाम है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है कि हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नहीं कर सके। करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, करप्शन का नहीं है, कोई और इल्जाम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम कर जाएंगे। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारे हाथ साफ है, वज़ीर आज़म दिन रात कोशा है, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ये सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है कि हम तब्दीली के नाम पर आए थे, हमने रिफॉर्म्स करनी थी, लेजिस्लेशन करनी थी। मैं एक आम शहरी की हैसियत से ये समझता हूँ, मैं ज़िला हुकूमत में भी रहा हूँ, MPA भी रहा हूँ, कि हमारा वो जो ज़िला हुकूमतों का जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो नाकाम हो गया, वो खत्म हो गया। हमें वो मजिस्ट्रेसी सिस्टम बहाल करना पड़ेगा। वो इसलिए कि मजिस्ट्रेट है नहीं, उनके पास वो पावर नहीं है। जितने मजिस्ट्रेट बाकी महकमों के बनते हैं ना, उनके पास फोर्सेस हैं ना वो इख्तियार है। एक मुझे याद है, मुल्तान शहर में मैं 20-30 साल, एक सिटी मजिस्ट्रेट होता था, वो जब निकलता था शहर में तो वो सबको सांप सूंघ जाता था। अब तो मन हैसल कौम, हम भी तो जिम्मेदार है ना। मैं अगर एक दुकानदार हूँ तो मैं भी तो जिम्मेदार हूँ ना, कि मैं कहता हूँ मेरी दिहाड़ी लग जाए,
मैं आटा जितना मर्जी महंगा बेच दूं, गली मोहल्ले के लोगों ने लेना है, वो मजबूर है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मजदूर है, कोई बेचारा ड्राइवर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, हम सब जिम्मेदार हैं, इसमें कोई एक हुकूमत नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। लेकिन आप देखेंगे अगले चंद दिनों में आपको इसके असरात नजर आएंगे, महंगाई पे कंट्रोल होगी, और ये हमारा अवाम के साथ वादा है। इंपोर्ट भी हो रही है, गंदम इंपोर्ट भी हो रही है, लेकिन एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है, एक बड़ा फैक्टर है जो स्मगलिंग भी है, वो किसने रोकनी जो हमारे है? वो किसने रोकनी है? उसके ऊपर कानून भी है, बॉर्डर मिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो माफिया यहाँ पे स्मगलिंग से ज्यादा एक्सपोर्ट का, यहाँ पे स्मगलिंग ज्यादा एक्सपोर्ट का। आपने पिछली चंद महीने पहले आपने कहा हमारे पास वाफर गंदम है, एक्सपोर्ट कर दें, नहीं, अब वो तो आपने एक्सपोर्ट कर दी वाफर गंदम। तो इस साल तो हमने नहीं की, इस साल तो हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि मैक्सिमम गंदम हुकूमत ने खुद खरीदी और बड़े बड़े गोदामों में नहीं जाने दी, इसलिए जो आज फ्लोर मिल्स वाले हो रहा है कि वो गंदम फिर किधर गई? हुकूमत के पास गंदम मौजूद है, मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम की मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत वो है, वो अगले दिन आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपको आटा वाफर मिलेगा। गंदम तो हमारे पास हुकूमत के लोगों ने अपने पास रोकी हुई है, मतलब हुकूमत के अंदर माफियाज बैठे हुए पड़ी है। सूबाई हुकूमतों का भी इसमें फॉल्ट है, क्योंकि सारा मलबा हम पर तो ना फेंके ना, सिंध हुकूमत का भी फॉल्ट है कि उसके बाद गंदम है वो जारी करे, इशू करे। डॉक्टर फारूक देखा ना, ये कोई एक आदमी का इसमें कसूर नहीं है, पूरा एक सिस्टम है। और राना साहब की बात ठीक है कि अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी पड़ा हुआ है, इस महीने में तो कभी गंदम की शॉर्टेज नहीं हुई, लेकिन आज शेख रशीद ने कह दिया विफाकी काबीना के इजलास में कि नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो जाएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा, इसके बाद आटा कम कीमत पे मिलेगा। लेकिन मना तनवीर कह रहे हैं ना कि चीनी आटा चलन ठीक है, माफियाज हैं, टमाटर में कौन सा माफिया है, अंडे में कौन सा माफिया है? अंडे मतलब आप फिर वही वाली बात है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो सजा और जजा दे सके। इसमें बहुत गवर्नमेंट का फेलियर है ना, बहुत बड़ी लंबी बहस है, ठीक कहती है ना, गवर्नमेंट फेल हो गई, इन्वॉल्व है, इसमें अदालतें भी इन्वॉल्व हैं, बहुत लंबी बहस है, सबको बैठकर ये बड़े बड़े मसाइल टेबल पे हल करने पड़ेंगे। लेजिस्लेशन के जरिए नहीं, जलसे ठीक है, अपोजिशन करे, उसका हक है, हम कौन सा कुछ में रुकावट डाल रहे हैं, जलसे करते रहे। राना साहब आपका क्विक कमेंट, फिर मैं डॉक्टर फारूक साहब का एनालिसिस लेना चाहूंगी इसके ऊपर। मैं गुजारिश करूं, एक तो मेरा ये है कि ये जो बात करते हैं ये मसला सप्लाई एंड डिमांड का है, उसमें ये फेल हो गए हैं। वो तो एडमिट कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पूरा मैकेनिज्म फेल हो गया है, वो कह रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट नहीं फेल नहीं, हमने खरीदा। मैं फिर डॉक्टर साहब के पास भी आपने जाना है, हमने इनको 4% पे इन्फ्लेशन दिया था। हाँ। ये रिकॉर्ड की बात है, डॉक्टर साहब इसको वेरीफाई करेंगे। तो फिर उस वक्त सिस्टम कौन सा था? वो तो कहते हैं उस वक्त बड़ा बुरा सिस्टम था, सारी गवर्नमेंट नालायक थी और करप्ट थे, सारा गंद कर रहे थे। इसका जवाब देना है। अब मुझे बताएं कि ये जो कर रहे हैं ऑनेस्टली इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इशू है क्या और किस तरह करना। अभी अमर साहब कह रहे थे कि जी सारी गोदाम हमने गोदामों में की प्रोक्योर और गोदामों में नहीं, होर्डिंग नहीं होने दी। पहले लोग प्राइवेट तौर पे भी खरीदते थे और प्रोक्योर भी करते थे। अगर इन्होंने सारी प्रोक्योर कर ली है तो फिर सप्लाई अपनी ठीक देना, उनको रिलीजेस ठीक करें। सिंध तो सिंध का चलो जाने ना, कराची का मसला जाने, सिंध जाने, पंजाब में क्या है? जब प्रोवेंशियल, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स का फेलियर है। अगर पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है तो वहाँ टोटल फेलियर है, कोलैप्स कर गया। वहाँ ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई सिस्टम है, मशीनरी इन प्लेस है, हर चीज है, डीसी हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट भी हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया हुआ है, हालांकि नहीं करना चाहिए था। कौन सी क़यामत थी कि इनको खुदा न खास्ता किसके मशवरे पर चले हैं, तो होती तो आज बेहतर होता। लेकिन चले वो भी हैं, लेकिन वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, मुझे पता है, इनको भी पता है, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। बाकी रही जलसों की बात, देखिए मैं आपको बताता हूं, जलसों पे तफसील से ब्रेक के बाद बात कर लें। राना साहब जलसों पे तफसील से ब्रेक के बाद बात कर लें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। महंगाई का हल क्या है? वजीर आजम का नोटिस या वजीर आजम की माफियाज को वार्निंग या ओपोजिशन के जलसे जुलूस? हल क्या है महंगाई का? आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? इस सवाल पे डिबेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपने मलिक आमिर डोगर की बातें सुन ली और जिस तरह से उन्होंने एडमिट किया है कि जो महंगाई है उसकी फिर रीजनिंग दी उन्होंने और फिर आखिर में उन्होंने तसल्ली दी कि जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप मुतमईन हैं फारूक सलीम साहब? देखिए, ये तो हकीकत तय हो गई कि जिस रफ्तार से कीमतें पिछले 2 सालों में बढ़ी हैं, इनका कोई हमें मिसाल पिछले
70 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में नहीं मिलती। यानी कि एक साल के अंदर जो है वो टमाटर बढ़ जाता है कोई 117%, आलू जैसी चीज़ जो है 64% सिर्फ एक साल में खरीदा, और दाल मूंग जो है वो 41%। और ये मेरे अदाद शुमार नहीं है, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने अपनी रिपोर्ट में छापे हैं। अब आपका सवाल जो है वो बड़ा मानी खेज है, वो पूछ रहा है कि वजूहात क्या हैं और फिर हल क्या है। तो जब तक वजूहात की आप वो सही तरह निशानदेही नहीं करते, देखिए आज 14 रुपए का अंडा मिल रहा है, मैंने जिंदगी में 14 रुपए का अंडा ना खाया ना कभी सुना। अब 14 रुपए के अंडे के पीछे क्या वजह है कि वो इतना महंगा क्यों है? बिल्कुल सही बात। वो हमें बताते हैं कि बिजली के रेट बढ़ गए हैं, हम बिजली का बिल देते हैं पोल्ट्री फार्म में, गैस के रेट बढ़ गए हैं, पोल्ट्री फीड की कीमत बढ़ गई है, हमारे ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ गया है, तो अंडा आपको 14 रुपए का मिलेगा। अब सोचने की बात यह है कि बिजली का रेट किसने बढ़ाया है? बिजली का रेट तो हुकूमत ने खुद बढ़ाया है। गैस का रेट किसने बढ़ाया है? हुकूमत ने खुद बढ़ाया है। तो जो वजूहात हैं महंगाई के पीछे वो तो हुकूमत खुद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंजुमन ताजरान ने कहा है कि हम ये साबित कर देते हैं कि आप हमारे पर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने 3 आइटम्स का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत, चीनी की कीमत और गंदम की कीमत हम साबित कर सकते हैं कि ये हुकूमत ने खुद बढ़ाई है। अब अगर हुकूमत खुद इसके पीछे है कीमत बढ़ाने के, तो फिर आप सोचिए कि इसका हल कहाँ निकलेगा? हल भी हुकूमत के पास ही निकलेगा। अगर आप कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे, गैस की कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे, बिजनेस के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ता चला जाएगा, तो जो अंडा निकलेगा उस बिजनेस में से वो 14 रुपए का ही निकलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तनवीर साहब, आपको जलसों की बात करना चाह रहे थे, क्या महंगाई का हल अपोजिशन के जलसे हैं या अल्टीमेटली गवर्नमेंट के साथ बैठ के ही आपने अवाम को रिलीफ दिलवाना है? देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही डायग्नोसिस किए हैं, लेकिन ये सप्लाई और डिमांड का ही मसला है, वो मैनेजमेंट में भी इसमें ऐड कर लें, क्योंकि मिसमैनेजमेंट भी है। जो आमिर साहब भी कहते हैं कि जो मशीनरी जो है वो इन प्लेस नहीं है, लेकिन इन प्लेस है, लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। ठीक। और मशीनरी जो है तो सर ये फिर इतना बड़ा एक्सक्यूज तो ना हुआ कि गवर्नमेंट गिरा दी जाए? नहीं, हम गिराने की, मैं उस पर आता हूँ अभी। तो दूसरी बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो भी इन्होंने किया है, लेट से कि इन्होंने बिजली बढ़ाई है, जिस मकसद के लिए बढ़ाई है कि हमारा सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, तो वो सर्कुलर डेट जो है वो 2 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गया। 900 अरब रुपये हमने दिया था, अब 2000 से भी ज्यादा है। वो तमाम प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद जो इन्होंने 2 साल में गायब गए प्राइस बढ़ाई है बिजली की, उससे बजाय सर्कुलर डेट कम होने के, क्योंकि ज्यादा बिल आने चाहिए थे, ओवर बिलिंग भी की है, इसके बावजूद इनके कंट्रोल में नहीं है, वो 2200 पे पहुंच गया है। इस तरह दूसरी जो चीजें इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं, तो उससे रेवेन्यू की जो कलेक्शन है वो आप देखेंगे कि तो हमने 4000 रुपये दी थी। फर्क साहब इस पे मुझे बेयर मी आउट के 4000 रुपये हमने छोड़ी थी, वो 37 पे आ गई, 38 पे आ गई, 55 पर टारगेट था पिछले साल, फिर 4000 से नीचे है। आजकल पता नहीं ये इस साल क्या करते हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। ट्रेडिशनली 10 या 15 या 20% या 17% टैक्स वैसे ही बढ़ना चाहिए, एक सिलसिला चलता है। तो रही बात जलसों की, तो उसमें मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि महंगाई हमारा जो है नंबर 1 है कि आम आदमी पिस गया है, उसकी जिंदगी मुश्किल हुई है। हमने जो इस वक्त तक बात नहीं की वो यही था जो आमिर साहब बात कर रहे हैं कि हमने कहा जी 100 दिन में हम ये करेंगे, फिर 6 महीने इन्होंने मांगे, फिर साल मांगा, फिर 1.5। अब हमें पता चल गया है कि इनमें ना अहलियत है, ना सलाहियत है, ना इनका विजन है, ना ये कंप्रीहेंड कर रहे हैं कि इश्यूज हैं क्या, ना इनके पास टीम है। ये तो इनके मेंबर्स कह रहे हैं कि टीम अच्छी सिलेक्ट करे और शायद रिजल्ट बेहतर हो जाए। तो जलसों से ये हुआ है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सख्त नोटिस ले लिया है। पहले नोटिस लेते थे, आज सख्त नोटिस ले लिया, चले फिर सख्त से सख्त दर होता जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि अगर मैं आपको बिल्कुल ये कहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की जुबान उनके अपने जो तकरीर हैं या फिक्रे हैं वो कोट कर रहा हूँ कि मेरे पास मुकम्मल लॉकडाउन कहते थे, ये कोविड-19 पे मुकम्मल लॉकडाउन करे अपोजिशन वाले। हाँ। तो मैंने ये नहीं किया इसलिए कि इकोनॉमी भूख से लोग जो मरेंगे वो कहीं ज्यादा होंगे जो कोरोना से मरेंगे। ये आपको पता है, इन्होंने कहा बार बार ये तुझी पेश की कि मैंने वो लॉकडाउन इसलिए नहीं किया कि हमारे सारा सिस्टम बंद हो जाएगा तो ये लोग भूख से मर जाएंगे।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो जलसे होने हैं उसमें अल्लाह ना करे कि कोरोना फैले, अल्लाह ना करे, लेकिन जितना उनके बकौल उनके अगर कोरोना थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है तो जो भूख से मरने हैं लोग 2-3 महीनों में वो कहीं ज्यादा होंगे। जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, अगर प्याज और रोटी से अभी तो पानी में भिगो के भी रोटी खाने को नहीं, 15 रुपए की रोटी मुझे बताएं 15,000, 2,000, 20,000 लेने वाला किस तरह खा सकता है? बिल्कुल मुझे ये बता दें कि जिसके 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उसने ना फीस दे सकता स्कूल की, ना वो दवाइयाँ ले सकता है, दवाइयों की कीमतें छोड़े, अब ना वो बिजली का बिल दे सकता है, ना रोटी पानी से खा सकता है। तो ये मैं आज टीवी देख के कसम खुदा की आंसू आ जाते हैं। आज एक माई रो रही थी ऊंची ऊंची, क्या हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बच्चे भूख से बिलक रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को अगर नहीं काम चल रहा तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का हुसन है कि बंदा खुद स्टेप डाउन करे, तकरीर फरमाए और इलेक्शन में चले जाए, और समझते हैं तो दोबारा आ जाएंगे और बेहतर डायरेक्शन ले लें। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसका हल निकलेगा 2-3 महीनों में। मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 महीनों में इंशाल्लाह हल निकलेगा। और राणा साहब उसका क्विक हल बता रहे हैं कि जी आप खत्म करें सब कुछ, इलेक्शन करवाएं हैं, और अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो अवाम दोबारा आपको ले आएंगे। बिल्कुल राणा साहब की बात को सेकंड करता हूँ। आप देखेंगे इंशाल्लाह जिस तरह कोरोना से हम सुरखरू हुए, स्मार्ट लॉकडाउन से, और लोगों को कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई, इन 2-3 महीनों में आप देखेंगे एक हल निकलेगा बड़ा पॉजिटिव। हुकूमत का जो रिलीफ है 2-3 महीने, लेकिन लोगों को तो अगले वक्त की रोटी नहीं मिल रही। हुकूमत का जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएगा, और आने वाले जो साल और महीने हैं वो पाकिस्तान की खुशहाली आप मुस्तकबिल के सीगों में बात कर रहे हैं ना, मुस्तकबिल के सीगों में बात कर रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं आप, आटे की और बाकी, वो अब 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि कंट्रोल होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सख्ती से नोटिस किया, पूरी हुकूमती मशीनरी इसके साहब वही कह रहे हैं कि पहले नोटिस लेते थे, अब सख्ती से मोबिलाइज किया है, मजीद सख्ती नीचे तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। तो हमें खुद एहसास है, हम अवामी लोग हैं, क्या मैंने दोबारा आवाम के पास नहीं जाना? बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले बात यही की थी कि आप जो कि आवाम से वोट लेके आए हैं और जेन्युइन वोट लेके आए हैं, जेन्युइन वोट लेके आए हैं, तो हम पागल तो नहीं है। हम 5 साल का मैंडेट है हमारा, बाकी टाइम पड़ा है। जलसों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो जाएगा। अपोजिशन ठीक है, यही काम अपोजिशन का यही होता है कि हुकूमत की डायरेक्शन और किबला दुरुस्त करे, ठीक है वो करती रहे, लेकिन हुकूमत गाफिल नहीं है। सबसे बड़ा आज का मसला महंगाई का है, उसको हम कंट्रोल करेंगे और इस जिन को जो बेकाबू है उसको दोबारा बोतल में डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा वादा है आपसे। अपोजिशन आपको टाइम ही नहीं दे रही, वो कह रही है 1-2 महीनों में आपकी गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। ये तो खोखला अपना वो है, इनके तो मामलात वही। लेकिन आपके अपने वुज़रा कह रहे हैं कि अगले 2 महीनों में महंगाई और बढ़ जाएगी, तो वो 2 महीने नवंबर दिसंबर, और अपोजिशन भी आप लिख लें कम होगी। मैं आपके टॉक शो में कह रहा हूँ कि कम होगी, महंगाई कम होगी, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये करके दिखाएंगे। जी राणा साहब, मैंने कहा अगले हफ्ते फिर प्रो ये कहता 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अमर साहब को अगले हफ्ते फिर बुला ले, 1 हफ्ते बाद, बस ठीक है, बुला ले अगले हफ्ते एक हफ्ता दे दें, अगला हफ्ता दे दें। राणा साहब जादू की छड़ी तो नहीं है, आपको असरात नजर आने शुरू होंगे। आपको अगला हफ्ता दे दिया। और ये जो कहते हैं कि 3 महीने के बाद हुकूमत चली जाएगी और स्टेप डाउन प्राइम मिनिस्टर करे, क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है? इतना लंबा 20-30 साल का गन छोड़कर गए हैं। 2 साल में साल सवा साल तो मैं कोरोना में लग गया, बाकी पहले वेंटिलेटर पे हमारी इकोनॉमी फरवरी मार्च में आया इकोनॉमी पाकिस्तान में जो मसाइल मिले, कश्मीर का इशू, फिर बाकी सारे। अब आप देखेंगे कश्मीर के इशू का महंगाई से क्या ताल्लुक? नहीं कश्मीर के इशू का महंगाई से क्या ताल्लुक? मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिन क्राइसिस में इमरान खान को हुकूमत मिली, हर चैलेंज का हर रोज नए दिन उनको फेस करना पड़ा, और वो मुकाबला कर रहे हैं और हम करेंगे। हम जिम्मेदार हैं, मुझे अच्छाई के भी और बुराई के भी हम जिम्मेदार हैं। राणा साहब क्विकली कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। राणा साहब एक मिनट दे दे। मुझे याद है जब 88 में 85 की असम्बली डिसॉल्व की 58(2)B के तहत ज़ियाउल हक ने, तो उन्होंने स्पीच की, वो स्पीच जरा निकालें। ज़ियाउल हक ने तकरीर की और रुमाल अपना सफेद निकाल के ना जेब से, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो उन्होंने आंसू अपने साफ किए। जनेजो साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें कहा इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है कि सारा खजाना खाली हो गया, खजाना खाली हो गया। ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं, नीचे से आग निकल रही है, और मैं झुलस रहा हूँ और आंसू साफ किए कि मैं ये इनको बर्खास्त कर रहा हूँ।
तो ये 85 से ये सारा स्लोगन है, ये एक कसा पिटा स्लोगन है। पिछली गवर्नमेंट खजाना खाली कर गई, कुछ नहीं था भाई। टमाटर मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए हैं, ये ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं? क्या टमाटर उगने बंद हो गए? क्या कोई प्याज लगाने लोगों ने छोड़ दी है? तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मैनेजमेंट का भी प्रो है और बाकी इनकी पॉलिसी जिससे महंगाई बढ़ी है वो है इशू। ठीक है राना साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। राना तनवीर हुसैन, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, मलिक आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक आमिर डोगर साहब जी, आप राना तनवीर साहब की आपने ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू सुनी, वो फिर वही बार बार पॉइंट आउट, डॉक्टर फारूक भी पॉइंट आउट, मामला वही सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट पोल्ट्री की इंडस्ट्री पिछले कई महीनों से मुसलसल क्राइसिस में थी, वो उठी है, अब उसको भी मैनेज कर रहे हैं कि किस तरीके से। अंडे की कीमत हमेशा सर्दियों में बढ़ती है, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं बढ़ी। लेकिन वो आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में वो प्राइस भी एबनॉर्मल हुई है, वो नॉर्मल हो जाएगी। जब अपोजिशन में होती थी तो गोश्त के प्राइस, अंडों की प्राइस बढ़ने का इल्जाम लगाती थी हमजा शहबाज शरीफ पे, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पे। अब वो बंद करके रखे हुए हैं, शहबाज शरीफ बंद करके रखे हुए हैं, तो फिर ये प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं? तो चल रहे हैं ना। अगर उनको बंद किया तो वो अपने जो करप्शन है, आप कह रहे हैं कि जेल के अंदर रह के भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ अंडों की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा उनके बिजनेस चल रहे हैं। हम तो भाग तो नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, अवाम को रिलीफ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस महंगाई को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बहुत हाथ देखें, इमरान खान अकेला आप जानते हैं कि कितने माफियाज से लड़ रहा है, उसका अपना तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई इसकी अपनी तो इंडस्ट्री नहीं है, वो तमाम माफिया से इकट्ठे हो गए हैं। जो अब कोरोना में लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतनी जिसको कहते हैं कि करोड़ों और अरबों रुपया कमाया, लोगों को मरना तो भूल ही गया। कौन सा काम है जो कोरोना में लोगों ने नहीं किया और लोगों ने पैसा, इसकी बड़ी लंबी डिटेल है। और जहां तक करप्शन की बात है, तो करप्शन तो की है इन्होंने, खजाना तो खाली छोड़ कर गए हैं, कौन नहीं कहता। लेकिन अब ये हमारी बात तो कह रहे हैं, हमारी जनरल जिया के दौर से आंसू पूछ रही है हर हुकूमत, ये सब उन्हीं के साथी थे ना, हुकूमत खजाना खाली कर गई। लेकिन ये अब हमारी नाअहली होगी कि हम आवाम को फिर इनके हम रहमो करम पर छोड़े, ये हमारी नाअहली होगी, मैं मानता हूँ। डॉक्टर फारूक साहब, मलिक आमिर डोगर की बात आपने सुन ली, गवर्नमेंट को रियलाइजेशन भी है, प्राइम मिनिस्टर को रियलाइजेशन भी है, एहसास भी है, नीयत भी अच्छी है, करना भी चाहते हैं महंगाई पे काबू, माफियाज पे काबू, लेकिन माफियाज इकट्ठे हो गए हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ। मतलब बड़ी अच्छी मोटिवेशनल बातें हैं, तो इसका क्रेडिट तो आप कम से कम गवर्नमेंट को देंगे कि उनको एहसास तो है कि महंगाई कम करनी चाहिए। बिल्कुल है। देखिए गरीदा, एक बड़ा ही बुनियादी नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस मुल्क की सियासत जो है वो इंस्टेबल होती है, वहाँ अदम इस्तेहकाम होता है, उस मुल्क की मईशत किसी सिमत नहीं चल पाती, मईशत भी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का हाल उसमें भी रहेगा। तो हमारे यहाँ आप सोचिए कि क्या हो रहा है कि हमारी जो हुकूमती पार्टी है PTI, वो मुसलसल सारी की सारी ऑपोजिशन को कहती है कि वो करप्ट है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को कहती है कि ये सिलेक्टेड है। ये दोनों बातें गलत हैं। देखिए, दोनों जमातें गलत काम कर रही हैं। इनको सिलेक्टेड कतन नहीं कहना चाहिए ऑपोजिशन जमातों को, और हुकूमती जमात को कतन ये इल्जाम हमेशा के लिए लेकिन डॉक्टर साहब, ये रिकंसिलिएशन क्या महंगाई का हल है? देखिए, मईशत का हल है। जब मईशत के अंदर जान आएगी तो फिर आपकी ये महंगाई वाले इश्यूज जो है, अभी तो फोकस ही नहीं हो पा रहा। अभी वजीर आजम साहब का 95% फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है, ऑपोजिशन वालों का 95% फोकस जो है वो अपनी सियासत के ऊपर है। ठीक। दोनों के अंदर आम आदमी जो 22 करोड़ अवाम के मफादात हैं वो दोनों में नजर नहीं आ रहे। राना तनवीर साहब, आप लोग भी कोई मुतबादिल प्लान तो लेके नहीं आए ना? आपने अवाम को बताया ही नहीं। इस वक्त एक बड़ी धुंधली सी कैफियत है कि जी लेट्स सपोज, फर्ज करें आप गवर्नमेंट गिरा भी देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं है। आपने अवाम को कोई रोड मैप नहीं दे रखा। देखिए, हमने बिल्कुल कहा है, डॉक्टर साहब शायद वो चीज भूल गए हैं, हमने कोई ये तो नहीं कहा कि हम बिल्कुल एक पेपर लिख के उनको दें, लेकिन हमने ये ऑफर की थी कि आई बैठे हमारे साथ, ठीक, तो एक जिस तरह चार्टर डेमोक्रेसी है इस तरह चार्टर इकोनॉमी करें।
और उसमें हम आपको एक रोड मैप दें, कोई पॉइंट्स 10 तैयार किए थे कि ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करें और वो पॉइंट्स जो हैं वो पॉलिसीज ऐसी हों जो कोई भी आने वाली गवर्नमेंट उसकी कंटिन्यूटी रहे। जो डॉक्टर साहब का बात कर रहे हैं उससे मैं 100% नहीं, उससे भी ज्यादा इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, पहले दिन ही जब प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने हल्फ लिया, वो जो स्पीच थी वो स्पीच इन्हीं लाइंस पर थी जिस पे राना तनवीर साहब बात कर रहे हैं, और वो स्पीच नहीं करने लेकिन उन्होंने स्पीच नहीं करनी थी। जब प्राइम मिनिस्टर आता है गालियां देते हैं, आवाजें कसते हैं, नारे लगाते हैं, माहौल तो उन्होंने खुद खराब किया। ठीक, गवर्नमेंट तो हमेशा आगे कदम बढ़ाती है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राना साहब की सजेशन है, हम इसको कंसीडर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। आई विश कि प्रोग्राम का टाइम होता तो यहीं से हम बात आगे बढ़ा सकते थे। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब। असल पॉइंट एजेंडा यही है कि जी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट का एवेन्यू अलग है, अपोजिशन का रास्ता अलग है, एनालिस्ट कुछ और सजेस्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो फोकस है वो आवाम को रिलीफ है और वही मिलना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।